दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। इसकी कहानी काफी अलग टाइप की है। मूवी काफी लंबी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको हर जरूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कई लोग हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये काम फ्री का है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। फिर किस बात की कंजूसी करते हो भाई? आपको शायद एक सब्सक्रिप्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, और ये रहा मूवी का नाम। तो मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम था टिम्बा। अब जिस तरह हर गांव के अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं, ठीक वैसे ही टिम्बा गांव के अपने खुद के तौर तरीके होते हैं, जिसमें हर साल इस गांव के लोग अपने प्रमुख मंदिर के पास जमा होकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं और आने वाले सालों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि अच्छी फसल हो, खान पान पूरा रहे और गाँव हर बीमारी से बचा रहे। खैर, इसी गांव में नंबोदरी और अवार्चन नाम के दो बहुत बड़े पंडित होते हैं, और जब भी गांव में कोई भी समस्या आती है तो गांव वाले इसी नंबोदरी के पास जाकर ही उसका हल पूछते हैं, क्योंकि नंबोदरी की फैमिली काफी सालों से टिम्बा गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती है और इसीलिए लोगों में उसके प्रति अटूट विश्वास भी है। अब ऐसा नहीं है कि ये नंबोदरी कोई ढोंगी आदमी है या ये लोगों को ठगता है, बल्कि ये सच में एक बहुत बड़ा विद्वान है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पूर्वज भी काफी विद्वान थे, जिन्होंने हमेशा अपनी पूजा और सिद्धि से इस गांव को और इसके लोगों को बुरी परिस्थितियों से बचाया है। और यही एक बड़ी वजह है कि गांव का दूसरा पुजारी यानी अवार्चन इस नंबोदरी से थोड़ा सा जलता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ भी पूछने के लिए इसके पास नहीं जाते, बल्कि सिर्फ नंबोदरी के पास ही जाते हैं। इस तरह फिलहाल गांव के छोटे पंडित भी इसी नंबोदरी के पास आकर फेस्टिवल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि किस डेट को फेस्टिवल रखें, तो वो उनको एक तारीख बता देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस त्योहार से सिर्फ कुछ ही दिन पहले नंबोदरी की बीवी सरस्वती दो बच्चों को जन्म देती है। अब नंबोदरी ने ऑलरेडी अपने बच्चों के फ्यूचर को देख लिया था और इसी बात से वो सबसे ज्यादा परेशान होता है, लेकिन उस परेशानी की वजह क्या है ये हमें अभी पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबोदरी के पास माधवन नाम का एक आदमी काम करता है, जो एक तरह से इसका राइट हैंड है। अब नंबोदरी को परेशान देखकर वो उससे इसकी वजह पूछता है, तो वो माधवन से कहता है कि मेरे राशिफल के हिसाब से मेरा पहला बेटा ही हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा और हमारे खानदान की इज्जत को बरकरार रखेगा, लेकिन मेरा दूसरा बेटा इसके बिल्कुल विपरीत होगा, जो हमेशा मेरे नियम और कानून के विरुद्ध काम करेगा और आखिर में पतन का शिकार होगा। मैं परेशान हूँ कि मुझे बेवजह दो बच्चे पैदा हुए। मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे बाप दादाओं के नाम को भविष्य में बदनाम करे, इसलिए जो बच्चा बाद में पैदा हुआ है उसको मुझे अभी खत्म करना होगा, क्योंकि बड़े होकर जब उसका पतन होगा तो शायद मैं उसे ऐसे देख ना पाऊं, और उससे पहले मेरे पूर्वजों के नाम पर कोई भी धब्बा लगा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। वो कहता है कि माधवन, ये दूसरा बच्चा अपशगुन है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब इनको पता चलता है कि नानी अम्मा नाम की एक औरत ने इनके दोनों बच्चों की डिलीवरी करवाई होती है, इसलिए अब नंबोदरी उस नानी अम्मा के पास आकर कहने लगता है कि तुम मेरे एक बच्चे को मार दो, लेकिन तुम्हें उस बच्चे को मारना है जो दूसरे नंबर पर मेरी बीवी के गर्भ से निकला है, जबकि पहले वाले को सुरक्षित रखना है। अब नानी अम्मा के लिए ये काम किसी पाप से कम नहीं था, इसलिए वो इस काम के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर नंबोदरी किसी भी तरह से बाद में आखिरकार नानी अम्मा को कुछ पैसे वगैरह देकर मनवा ही लेता है। इस तरह से जब नानी अम्मा और नंबोदरी उन दोनों बच्चों के पास जाते हैं तो नानी अम्मा अब कंफ्यूज होकर रह जाती है कि आखिर दोनों में से कौन पहले पैदा हुआ था। अब ये देखकर नंबोदरी कहता है कि अगर मैंने मेरे पहले बच्चे को मार दिया तो मेरे खानदान के लिए अनर्थ हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम एक काम करते हैं, कुछ वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं बच्चों के गुणों से समझ जाऊंगा कि कौन सा बच्चा मेरे लायक है और कौन वो शैतान है जिसने स्कूल को बदनाम करने के लिए जन्म लिया है। तो इस तरह अब वो अपने दोनों बच्चों का नाम रखता है, जिसमें से एक था यादव और दूसरा था उन्नी। साथ ही नंबोदरी उस नानी अम्मा को अपने गांव से भेज देता है, वो भी कुछ पैसे देकर, ताकि वो इस सच को कभी किसी के सामने उजागर ना कर पाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद यादव और उन्नी ये दोनों बच्चे थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हैं। अब हर साल की तरह गांव के कुछ लोग इस नंबोदरी के पास आते हैं, यही पूछने के लिए कि वो सालाना फेस्टिवल कब मनाया जाए।
फिर उस वक्त नंबोदरी अपने घर पर मौजूद नहीं होता, तो यादव सभी से कहता है कि पिताजी के बदले मैं आपको वो तिथि और समय बता देता हूँ। अब इस तरह वो कुछ कैलकुलेशन करके गांव के लोगों को पूजा का समय और दिन बता देता है। लेकिन फिर भी वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं और नंबोदरी के आने का वेट करने लगते हैं। पर जब थोड़ी देर बाद नंबोदरी भी आकर जब वही कैलकुलेशन करता है तो प्रोसेस करने के बाद वही डेट निकल कर आती है जो यादव ने सभी को बताई थी। अब ये देखकर गांव वाले नंबोदरी से यही सवाल करते हैं कि आपके बेटे ने तो पहले से ही तिथि और समय बता दिया था, आपका ये बेटा बिल्कुल आपके जैसा ही है। तो ये सुनने के बाद नंबोदरी को तसल्ली होने लगती है कि अब मुझे पता चला कि यादव ही पहले पैदा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मेरे जैसा ही ज्ञान है। तो फिर हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से नंबोदरी यादव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए उन्नी को साइड में रखना शुरू कर देता है और उसे अपने किसी भी विद्या का हिस्सा नहीं बनाता। उसके बाद सीन कुछ और सालों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि दोनों भाई अब काफी बड़े हो चुके हैं और आपस में अच्छी तरह रहते हैं। यानी नंबोदरी भले ही दोनों में फर्क करे, लेकिन इन दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति प्यार और भरोसा होता है। लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी नंबोदरी हमेशा उन्नी को डांटता रहता है, वो भी छोटी से छोटी बातों को लेकर। लेकिन नंबोदरी की बीवी अपने दोनों बच्चों को एक ही नजरिए से देखती है। अब नंबोदरी का यही मानना होता है कि ये उन्नी इसके खानदान का नाम बदनाम करेगा, इसलिए वो उससे दूरी ही बनाए रखता है। खैर, अब एक दिन गांव में फेस्टिवल होने की वजह से सारे गांव वाले नंबोदरी के घर पर आकर अच्छे से तैयारियां शुरू कर देते हैं। तभी कुछ लोग वहां हाथी को भी लाकर अच्छे से सजाने लगते हैं। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो हथिनी यादव को लाइक नहीं करती, बल्कि उन्नी के पास ही बनी रहती है। पर फिर भी नंबोदरी यादव को ही आगे रखकर उससे सारे पूजा के काम करवाता है। साथ ही वो बार बार उन्नी को डांट डपट कर पीछे करता रहता है। अब ये उन्नी बेचारा हमेशा इस बात से दुखी रहता है कि पिताजी मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्यों मुझे कोई भी काम करने नहीं देते। फिर दूसरे सीन में हमें रानी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने गाँव में खिलौने बेचने का काम करती है। अब गाँव के काफी सारे बंदे इस रानी के पास आकर उसे छेड़ते रहते हैं, लेकिन इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्नी के बारे में बात करें तो उन्नी ने पढ़ लिख कर एक अच्छी सी डिग्री हासिल कर ली होती है, जिस वजह से उसको शहर जाकर जॉब करने की इच्छा होती है। लेकिन जब यही बात उन्नी अपने पिताजी नंबोदरी को जाकर बताता है तो वो बाहर जाने के लिए साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर क्या करोगे, चुपचाप हमारे गांव में रहकर छोटे मोटे काम करो और खाना पानी तो तुम्हें मिल ही रहा है ना, फिर दिक्कत क्या है। तो इस तरह से वो उसे डिमोटिवेट करने लगता है। अब ये उन्नी बेचारा दुखी होने लगता है कि पापा हमेशा मेरे डिसीजन को वैल्यू नहीं देते। लेकिन तभी यादव उन्नी के पास आकर उसको समझाने लगता है, अरे उन्नी, पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए शहर जाने से मना कर रहे हैं। और वैसे भी इस गांव में हमारा बहुत कुछ है, आखिर तुम शहर जाना क्यों चाहते हो। अब दूसरे सीन में सोफिया नाम की एक लड़की शहर से इस गांव में आती है। एक्चुअली सोफिया का बचपन इसी गांव में गुजरा था, इसलिए बड़ी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दूसरे शहर चली गई थी। लेकिन अब वो अपनी रिसर्च के लिए वापस अपने गांव आई है। असल में सोफिया और उसके फैमिली मेंबर्स क्रिश्चियन होते हैं, इसलिए सोफिया का फादर सोफिया को सारा गांव घुमाने लगता है। सबसे पहले तो ये दोनों वहाँ के चर्च में जाते हैं और फिर वहाँ प्रेयर करने के बाद सोफिया का फादर सोफिया को लेकर नंबोदरी के घर पर आता है। मतलब सोफिया का फादर और ये नंबोदरी एक दूसरे को जानते थे और नंबोदरी अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी अपना ही मानता था। अब सोफिया का फादर उसे बताता है कि ये मेरी बेटी सोफिया है और फिलहाल रिसर्च के लिए ये हमारे गांव में आई है, क्योंकि ये हमारे गांव के कल्चर के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहती है। ये सुनकर नंबोदरी खुश होते हुए कहता है कि अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आखिर हमारे गांव के बारे में, हमारे गांव के कल्चर के बारे में 10 लोगों को और पता चलेगा तो बेहतर ही होगा। तो इस तरह से वो सोफिया को अप्रिशिएट भी करने लगते हैं। लेकिन तभी सोफिया को वहाँ एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। तो सोफिया उससे कहती है कि अंकल, क्या मैं भी उस पूजा को देख सकती हूँ। तो सोफिया का फादर कहता है कि नहीं बेटा, तुम उस पूजा को नहीं देख सकती। तभी सरस्वती भी उससे यही कहती है कि बेटा, लड़कियां इस पूजा में शामिल नहीं होती। लेकिन नंबोदरी सोफिया की जिज्ञासा को समझ सकता था, इसलिए वो हल्के से मुस्कुराते हुए सोफिया से कहता है कि अंदर मेरा बेटा यादव पूजा कर रहा है, इसलिए तुम उसको बिना डिस्टर्ब किए बस दूर से देख सकती हो। तो इस तरह अब माधवन सोफिया को लेकर उस पूजा रूम की खिड़की की तरफ जाता है। वहाँ वो सोफिया से कहता है कि बस अंदर जो पूजा चल रही है उसे खामोशी के साथ देखती रहो। फिर सोफिया अंदर देखने पर शॉक में रह जाती है, क्योंकि पूजा रूम में यादव किसी लड़की के सामने बैठा होता है और उसके साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। साथ ही इस पूजा के प्रोसेस में यादव उस लड़की को इधर उधर टच करने लगता है, जिसे देखकर बाहर खड़ी सोफिया को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि ये यादव कैसी पूजा कर रहा है।
उसके बाद सोफिया और उसका फादर वापस अपने पुराने घर पर आते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो यादव एक राजा की तरह गेटअप पहनकर घोड़ा गाड़ी में सवार होकर अपने गांव में चक्कर लगाने लगता है। दरअसल हर महीने यादव ऐसे ही घोड़ा गाड़ी में सवार होकर अपने गांव के पहाड़ वाले मंदिर के पास आकर दीप जलाता था। और खास बात यह है कि इस मंदिर में सिर्फ नंबोदरी के खानदान वाले ही आते हैं और कोई नहीं। साथ ही जिस तरह नंबोदरी के पास माधवन नाम का आदमी होता है, ठीक वैसे ही इस यादव के पास मनियन नाम का एक बंदा होता है जो हमेशा पूजा अर्चना में उसकी मदद करने का काम करता है। अब उस मंदिर में पूजा करने के बाद यादव वापस अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर ये चीज इस सोफिया को बहुत ही इरिटेटिंग सी लगती है। अब दूसरे दिन सोफिया अपने घर के बाहर काफी सारे शोर शराबे को सुनती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो गांव के कुछ लोग एक बैल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसी वक्त उन्नी इस बैल के पास आकर बहुत ही प्यार से समझाकर कंट्रोल कर लेता है। फिर यहाँ पर सोफिया जब अपनी माँ से इस बारे में पूछती है तो वो बताती हैं कि ये उन्नी उसी नंबोदरी का दूसरा बेटा है। अब उन्नी को देखकर सोफिया बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मनियन दोबारा रानी के पास आकर उसको छेड़ने लगता है, लेकिन इस बीच सोफिया और उसकी माँ वहाँ से गुजरते हुए इस रानी के पास आकर आसपास के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बाद सोफिया आसपास की जगहों की फोटो लेने लगती है। इस बीच उसे याद आता है कि कल जब यादव उस मंदिर पर गया था तो ये मनियन उसके साथ था। इसलिए अब सोफिया इस मनियन से कहती है कि कल यादव जिस मंदिर पर गया था आज मुझे उस मंदिर के पास ले चलो, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ फोटोज खींचनी है। अब मनियन पहले तो थोड़ा हिचकिचाने लगता है कि मैडम वहाँ पर दूसरे लोग नहीं जा सकते, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उन्नी आकर मनियन से कहता है कि तुमको पिताजी बुला रहे हैं और वैसे प्रॉब्लम क्या है। तो मनियन कहने लगता है कि सोफिया मैडम को वो पहाड़ वाला मंदिर देखना है। तो उन्नी कहता है कि ठीक है, तुम पिताजी के पास जाओ, मैं इनको वहाँ ले जाऊंगा। इस तरह अब सोफिया भी उन्नी के साथ वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब रास्ते में ये दोनों एक दूसरे के गांव, शहर, पढ़ाई और करियर की बातें करते करते आखिर में उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्नी सोफिया को रोक देता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ हमारे खानदान वाले ही उस मंदिर के अंदर जा सकते हैं, इसलिए आप दूर से ही फोटो क्लिक कर लो। तो सोफिया भी उसके कहने पर वहीं से कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करने लगती है। अब दूसरे दिन नंबोदरी को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा उन्नी सोफिया को उस मंदिर के पास ले गया था। तो ये पता चलते ही वो उन्नी को बहुत डांटता है कि अरे पागल लड़के, क्या तुमको पता नहीं था कि उस मंदिर के पास लड़कियों का जाना मना है? तो इसके बावजूद भी तुम उस लड़की को उस मंदिर के पास ले गए। तुम कभी मेरी बातों को नहीं मानते, हमेशा मेरे नाम को डुबोने का काम करते हो। अब उन्नी यहाँ पर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी उसकी एक नहीं सुनते। तभी उन्नी की माँ सरस्वती वहाँ आकर नंबोदरी को समझाने लगती है और उन्नी को वहाँ से भेज देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इसी गाँव में बाबू नाम का एक आदमी उन्नी का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसलिए आज उन्नी और वो बाबू एक पेड़ के नीचे आकर एक दूसरे के बारे में सुख दुख शेयर करने लगते हैं। खासकर उन्नी आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें अपने दोस्त बाबू को बताने लगता है। फिर उसी वक्त सोफिया उन्नी के पास आकर सॉरी बोलने लगती है कि मेरी वजह से आपको आपके पापा ने डांटा। तो उन्नी कहता है कि अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हो, मैं तो बचपन से जो भी काम करता हूँ मेरे पिताजी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अब तो ये मेरे लिए एक आदत बन चुकी है, इसलिए इसमें आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपका काम हुआ ना, वो अच्छी बात है। लोग आखिर हमारे गांव और संस्कृति के बारे में जानेंगे। वो आगे कहता है कि वैसे हमारे गांव में और भी काफी सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपको घुमा दूंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्नी और सोफिया एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और कुछ वक्त में ही एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अब इसी बीच उन्नी सोफिया को एक दिन गांव के दूसरे बड़े पंडित अवार्चन के पास ले जाता है, जिसको कभी कोई नहीं पूछता था। फिर वो उसे सोफिया के बारे में बताता है कि अपने कुछ रिसर्च के लिए ये सोफिया हमारे गांव आई है। अब अवार्चन उसे देखकर कहता है कि अरे बेटा, तुम्हारी तो शादी की उम्र आ चुकी है, फिर तुम अभी तक बिना शादी किए ये रिसर्च वगैरह में क्यों पड़ी हो? तो इस तरह से वो बहुत ही दकियानूसी नजरिए से बात करने लगता है। लेकिन सोफिया यहाँ पर समझ जाती है कि क्यों लोग अवार्चन को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आज के हिसाब से आगे बढ़ना नहीं चाहता। यानी वो बहुत ही पुराने ख्यालों वाला आदमी है, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नहीं कहती। अब इन्हीं बातों में सोफिया को ये बात पता चलती है कि इस गांव के इतिहास के बारे में एक बहुत ही पुरानी किताब में लिखा हुआ है कि ये गांव कैसे फॉर्म हुआ, इस गांव में वो मंदिर कैसे फॉर्म हुए, क्यों गांव के लोग उसी मंदिर के पास जाकर पूजा करते हैं। तो ये जानकर अब सोफिया उन्नी से कहती है कि मुझे उस किताब की हिस्ट्री जाननी है, वो कहाँ मिल सकती है। अब उन्नी को पता था कि ऐसी किताब उसके घर पर मौजूद है, इसलिए वो अपने घर पर वापस आकर पुरानी किताबों को तलाशने लगता है। असल में उसके घर में काफी सारे पुराने ग्रंथ होते हैं
लेकिन तभी उन्नी को इस कमरे में देखकर नंबोदरी उसको बहुत डांटता है कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, आखिर तुम इन किताबों को कैसे छू सकते हो? मैंने बोला था ना कि सिर्फ यादव ही इनको छू सकता है, तुम इसके लायक नहीं हो। अब उन्नी बेचारा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सालों बाद वो नानी अम्मा वापस अपने गाँव लौट कर आती है और फिर वो नंबोदरी के पास जाकर कहती है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए आप ही मुझे अपने घर में ही कोई काम दिलवा दो, मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन नंबोदरी उल्टा नानी अम्मा को बहुत डांटता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि तुम दोबारा इस गांव में कभी लौट कर मत आना, तो फिर तुम दोबारा क्यों आई हो? इस घर में और इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तो इस तरह से वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब बेचारी नानी अम्मा रास्ते में जाते जाते बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होती है। कई दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं होता। लेकिन तभी उसी रास्ते से सोफिया अपनी कार से गुजरते हुए नानी अम्मा को देख लेती है और फिर वो उसको अपने घर पर ले जाती है। फिर नानी अम्मा सोफिया और उसकी माँ को अपने बारे में बताती है कि काफी सालों पहले वो इसी गांव में रहा करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस गांव से चली गई। जिस पर सोफिया कहने लगती है कि नानी अम्मा, वैसे भी हमारे घर में एक वर्कर की जरूरत है, इसलिए आप ही हमारे घर में रह लो। तो इस तरह से वो उसे अपने घर में ही पनाह दे देती है। उसके बाद सोफिया एक दिन नानी अम्मा को उन्नी के पास लेकर जाती है और उससे पूछती है कि गेस करो ये कौन है। अब उन्नी को कुछ पता नहीं होता, तो सोफिया कहती है कि अरे इन्हीं नानी अम्मा ने तुम्हारी माँ की डिलीवरी करवाई थी और तुम और तुम्हारा भाई पैदा हुए थे। अब उन्नी नानी अम्मा को देखकर बहुत खुश होता है कि मेरी माँ हमेशा आपके बारे में बताती रहती है, और वैसे आप हमारे घर पर क्यों नहीं आई रहने के लिए, और सालों पहले चली क्यों गई थी? तो अब नानी अम्मा उसे काफी सारी चीजें बताती है, लेकिन काफी चीजें छुपा भी लेती है। इसके बाद सोफिया को बार बार उसी यादव की पूजा के बारे में याद आता रहता है और वो सोचने लगती है कि क्या सच में यादव उस दिन घर में पूजा कर रहा था, या फिर वो पूजा के नाम पर उस लड़की को अब्यूज कर रहा था। क्या इस गांव में ऐसा ही रिचुअल है, या फिर सच्चाई कुछ और है? इस तरह अब दूसरे दिन सोफिया उन्नी को अपने घर पर बुलाकर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए पूछती है कि इस गांव में सिर्फ तुम्हारा भाई ही ऐसी पूजा करता है, इसलिए मुझे शक है कि पूजा के नाम पर तुम्हारा भाई अब्यूज कर रहा है। अब अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर उन्नी बहुत गुस्सा होने लगता है कि मेरा भाई यादव ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ लोग उसको भगवान मानते हैं और तुम उल्टा मेरे भाई पर शक कर रही हो। मेरे पिताजी का दूसरा रूप है मेरा भाई यादव। एक बार को मैं अपने पिता के खिलाफ जा सकता हूँ, लेकिन अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। अब उन्नी का गुस्सा देखकर सोफिया उन्नी को शांत करने लगती है और कहती है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन फिर भी सोफिया का यादव के ऊपर शक बना रहता है। फिर दूसरे महीने में जब वो उस मंदिर के पास दीप जलाने जाता है तो सोफिया छुपकर उसको फॉलो करने लगती है। अब हम देखते हैं कि उस पहाड़ी वाले मंदिर के पास जाकर यादव दीप जलाकर अपनी पूजा वगैरह करने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की उस मंदिर के पास आती है और ये यादव उस लड़की के साथ भोग क्रिया में लग जाता है। अब ये देखकर सोफिया शॉक रह जाती है कि इस जगह पर लड़कियों का आना अलाउड नहीं है, फिर ये लड़की कैसे आई? फिर वो ध्यान देती है कि शॉकिंगली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही टॉयज बेचने वाली रानी होती है। अब ये देखकर सोफिया को दोबारा बहुत बड़ा झटका लगता है कि पूजा के नाम पर यादव ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ नंबोदरी अपनी किताबों के रूम में जाकर एक किताब को सर्च कर रहा होता है, तो वो किताब उसको नजर नहीं आती, इसलिए अब वो फौरन उन्नी को बुलाकर डांटने लगता है। अब नंबोदरी यही सोचता है कि उस किताब को उन्नी ने ही निकाला होगा, जबकि हमें पता चलता है कि उस किताब को यादव ने लिया था। लेकिन ये बात उसने अपने पिता को नहीं बताई थी, इसलिए उन्नी अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने किसी भी किताब को नहीं छुआ। उस दिन आपने मना किया था तो मैं तो इस रूम के अंदर भी नहीं गया। लेकिन नंबोदरी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे बुरी तरह से डांटने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यादव उन्नी के पास आकर कहता है कि सॉरी भाई, मैंने ही उस कमरे में से किताब ली थी, लेकिन सोचा था कि बाद में रख दूंगा, पर मुझे वक्त नहीं मिला और तुम्हें मेरी वजह से बहुत डांट पड़ी, इसलिए इस बार तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इस चीज की खबर नंबोदरी के राइट हैंड माधवन को भी लग जाती है कि उन्नी नहीं बल्कि यादव वो दूसरा लड़का है, यानी उन्नी पहले पैदा हुआ था। अब शायद आगे जाकर अब यादव की वजह से ही इस खानदान को बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इधर अब उन्नी सोफिया के पास जाकर जो कुछ हुआ वो सारी बात बताकर बहुत दुखी होने लगता है, तो सोफिया उसको संभालने लगती है। दूसरे दिन सुबह जब सोफिया जॉगिंग कर रही होती है तो उसी वक्त यादव सोफिया के सामने आकर कहता है, तुम इस गांव में आई थी रिसर्च करने के लिए, तो वो काम करके चली जाओ ना, क्यों इधर उधर ताका झाकी कर रही हो? सुना है कि तुम मेरे बारे में कुछ पता करना चाहती हो। अब सोफिया मुस्कुराते हुए कहती है
कि मेरी रिसर्च में तुम मेन बंदे हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े पुजारी हो, इसलिए तुम्हारे बारे में तो जानना ही होगा। ये सुनकर यादव उसे वार्न करने लगता है कि तुम अपनी रिसर्च गांव तक ही रखो, मेरे तक मत आने दो, यही अच्छा होगा। तो सोफिया भी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन से पूजा पाठ करते हो, जल्दी ही गांव वालों को भी पता चल जाएगा। और इस तरह से वो वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन सोफिया के घर पर सोफिया के फादर के फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स आते हैं। तभी सोफिया का फादर सोफिया को बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से तय करना चाहता हूँ, तुम क्या सोचती हो? तो ये सुनकर सोफिया शॉक में रह जाती है और कहती है कि पापा, आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं? आखिर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पापा, और उसका नाम है उन्नी। तो ये सुनकर सोफिया का फादर कहता है कि क्या तुम उन्नी से प्यार करती हो, और क्या उन्नी भी तुमसे प्यार करता है? वो कहता है कि बेटा, उनकी फैमिली के बारे में तुम जानती हो ना? तो सोफिया कहती है कि हाँ पापा, मैं उनके बारे में जानती हूँ, और उन्नी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अब सोफिया का फादर सच जानने के बाद कहता है कि बेटा, मुझे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन्नी का फादर शायद नहीं मानेगा, क्योंकि हम ठहरे दूसरे रिलीजन के लोग और वो लोग दूसरे रिलीजन के हैं। हालांकि मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ही इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अब सोफिया ये सुनकर डिसाइड कर लेती है कि उन्नी को अपने साथ शहर ले जाएगी, जहाँ जाकर वो दोनों साथ में रहेंगे। इस तरह से दूसरे दिन वो उन्नी को अपने पास बुलाकर एक इंटरव्यू का फॉर्म देने लगती है और कहती है कि उन्नी, तुम बस वहाँ पर जाकर इंटरव्यू अटेंड करो, बाकी मैं बात कर लूंगी, और उसके बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि उन्नी भी जॉब करना चाहता था, इसलिए दूसरे दिन वो अपने दोस्त बाबू के साथ इंटरव्यू देने के लिए उस जगह के लिए निकल जाता है। इस वक्त बाबू उन्नी और सोफिया के फुल सपोर्ट में होता है और उन्हें मिलाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। फिर दूसरे दिन जब सोफिया अपने घर के बाहर बस ऐसे ही बैठी होती है, तो हम देखते हैं कि अचानक वहाँ एक सांप आ जाता है। अब उस सांप को देखकर सोफिया डर के मारे वहाँ से जब भागने वाली होती है, तो अचानक जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो संभलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो सांप सोफिया के पास आकर उसके पैर में डस लेता है। ये खबर मिलते ही सब घबरा जाते हैं, जिसके बाद नानी अम्मा फौरन वहाँ आकर उसको चेक करने लगती हैं। इसके बाद वो आसपास के लोगों को बुलाकर वहाँ इकट्ठा करती हैं और जरूरी जड़ी बूटियां मंगवाकर एक कपड़े के साथ उस जगह पर बांध देती हैं जहाँ पर सांप ने सोफिया को काटा हुआ था, ताकि इलाज मिलने तक वो जहर ज्यादा ना फैले। इसके बाद सभी लोग फौरन नानी अम्मा के साथ मिलकर सोफिया को नंबोदरी के घर पर ले जाते हैं, क्योंकि गांव में उसी की फैमिली ये ट्रीटमेंट कर सकती थी। अब पहले तो नंबोदरी नानी अम्मा को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसे तो गांव से बाहर होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल वो चुप रहते हुए और सोफिया की हालत को देखकर कहता है कि इस लड़की को बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है, इसीलिए इसको बचाना लगभग नामुमकिन है, तो आप फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन इतने में उसे देखकर यादव अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं एक मंत्र सिद्धि जानता हूँ, इसलिए मुझे एक कोशिश करने दीजिए, शायद मैं इस लड़की को ठीक कर सकता हूँ। तो ये सुनकर नंबोदरी उसे एक चांस दे देता है ताकि सोफिया की जान बचाई जा सके। फिर हम देखते हैं कि यादव सोफिया को लेकर अपने पूजा वाले रूम में जाता है, जहां वो पहले तो सोफिया को कुछ दवाइयां पिलाने लगता है और उस पर कुछ क्रियाएं करने लगता है। इसके बाद सांप ने जहां पर सोफिया को काटा था, वो वहां पर हल्के से जख्म करके सारे खून को निकाल देता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद सोफिया हल्के से होश में आने लगती है, जिसे देखकर यादव समझ जाता है कि उसने उसे बचा लिया है। लेकिन इसी बीच उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उसे पूरी तरह से ठीक करने की जगह उसके आधे होश में होने का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम करने लगता है, जबकि सोफिया को पूरा एहसास था कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। अब दूसरे दिन होश में आने पर सोफिया को ठीक ठाक होने के बाद ये बात रियलाइज होती है कि यादव ने उसके साथ गलत काम किया है। एक्चुअली उस टाइम सोफिया होश में ही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपना बचाव कर सके, जिस वजह से वो मजबूर थी। अब इस हादसे के बाद सोफिया बहुत ही अपसेट हो जाती है और इस बीच जब भी वो अपने आप को आईने में देखती है तो उसको यादव ही नजर आने लगता है, जो उस पर हंसता रहता है। खैर 2 दिनों के बाद उन्नी शहर से वापस आता है और सोफिया के पास आकर उसे गुड न्यूज सुनाने लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरह से हो गया और मुझे लगता है कि अब मुझे जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन उस वक्त सोफिया अपना चेहरा छुपाते हुए उन्नी से ढंग से बात ही नहीं करती। हालांकि उन्नी को ऑलरेडी ये बात पता चल गई थी कि सोफिया को सांप ने काटा था और वो दोबारा ठीक हो गई, इसलिए वो सोफिया को हौसला देने लगता है। लेकिन सोफिया उन्नी से बात ही नहीं करती और दूर ही रहती है। फिर बाद में सोफिया की ये उदासी देखकर नानी अम्मा सोफिया के पास आकर पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ,
तुम जब से ठीक हुई हो तब से बहुत ही परेशान हो। मुझे पता है ये वो सांप वाली बात नहीं है, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तो इस तरह अब सोफिया जो कुछ हुआ वो नानी अम्मा को बताने लगती है। फिर सब जानकर नानी अम्मा उससे कहती है कि हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। ऊपर से सारे गांव वाले उसकी फैमिली को बहुत ही मानते हैं। ये सुनकर सोफिया कहती है कि मुझे जो कुछ करना है वो मैं कर लूंगी नानी अम्मा, लेकिन उस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब यादव दोबारा अपनी घोड़ा गाड़ी में उस मंदिर पर जाने लगता है तो उसके रास्ते में सोफिया आकर उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर यादव समझ जाता है कि अब ये लड़की पूरी तरह से मेरे काबू में आ गई है। फिर उस मंदिर के पास जाने के बाद सोफिया यादव के पास जाती है और उससे कहती है कि पहले तो मैं आपसे बहुत ही नफरत किया करती थी, लेकिन उस दिन जब आप मेरे करीब आए तो मैं बहुत खुश हो गई। आखिर आपने मुझे वो खुशी दी जिसकी मुझे कब से तलाश थी, इसलिए मैं एक और बार आपके साथ खुश होना चाहती हूँ। तो ये सुनकर यादव भी मुस्कुराते हुए सोफिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब मैं अगले टाइम यहाँ पर आऊंगा तो हम दोनों अच्छे से एंजॉय करेंगे और तब मैं तुमको दोबारा खुश कर दूंगा। इसके बाद सोफिया नानी अम्मा के पास आकर ये बात कहने लगती है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है जिससे उस यादव को हम सबक सिखा पाएंगे। इस तरह से वो अपने प्लान के बारे में उनको बताने लगती है। अब नानी अम्मा उसे समझाने लगती हैं कि सोफिया बेटा, तुम अपनी जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो। तो सोफिया कहती है कि जो भी हो नानी अम्मा, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले समय में कई लड़कियां उस यादव का शिकार होंगी। और डर इस बात का है कि हर लड़की को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो यादव बहुत कुछ जानता है। अब इस बीच हम देखते हैं कि बार बार उन्नी सोफिया से बात करने की कोशिश करने लगता है, जबकि सोफिया उन्नी को टोटली अवॉइड करती रहती है। बात ये थी कि अगर सोफिया उन्नी को उसके भाई के बारे में बताती तो शायद उन्नी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो खुद यादव का सच उन्नी के सामने लाना चाहती थी। हालांकि उन्नी को दुखी देखकर उन्नी की माँ यानी सरस्वती अब सोफिया के पास आकर यही बात पूछती हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को अवॉइड कर रही हो। तुम्हें पता है कि वो कितना दुखी है। एक तो बचपन से ही उसके पिता उसको डांटते आ रहे हैं, ऊपर से जब वो तुम्हारे साथ खुश रहने लगा तो अब तुम भी उसको अवॉइड करने लगी हो। अगर मेरे बेटे को दूर रखना ही था तो उसको अपने पास क्यों लेकर आई। हालांकि सोफिया उनकी बातों को सुनती रहती है, लेकिन वो उन्नी की माँ को भी फिलहाल कुछ नहीं बताती। लेकिन थोड़ी देर के बाद नानी अम्मा उन्नी की माँ के पास आकर सोफिया के साथ यादव ने जो किया वो सब बताने लगती है। और ये सच सुनने के बाद सरस्वती के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसी हरकत कैसे की। और इतना ही नहीं, नानी अम्मा अब उसे 25 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में भी बताने लगती हैं कि आपके पति ने दूसरे वाले बच्चे को मारने की कोशिश की थी और मैं ये बात किसी को ना बताऊं, इसलिए आपके पति ने मुझे गांव से भेज दिया था। यही वजह थी कि मैं अब तक बाहर रही। तो ये सुनते ही सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपने घर वापस आकर अपने पति पर बहुत गुस्सा होती है और इस पूरे वाकये के बारे में पूछने लगती है कि क्या आप हमारे दोनों बच्चों में से एक बच्चे को मारना चाहते थे। फिर वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि आपके पास विद्या है, आपने बच्चों का भविष्य देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस बेटे को आपने इतना लाड़ प्यार दिया वही इस कुल के विनाश का कारण बनेगा। तो इस तरह से वो उसे सोफिया के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताने लगती है और सिर्फ सोफिया ही नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों के बारे में भी बताती है। अब यादव के बारे में सच जानने के बाद नंबोदरी भी शॉक में रह जाता है और बहुत ही दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब यादव ही वो दूसरा लड़का है, जबकि उन्नी उसका पहला लड़का है। लेकिन अब नंबोदरी इस बात से परेशान होता है कि आखिर वो ये बात किसको बताएगा, क्योंकि इससे तो उसके घर की इज्जत वैसे ही चली जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यादव दोबारा उस पहाड़ वाले मंदिर के पास जाता है दीप जलाने के लिए। लेकिन प्लान के मुताबिक सोफिया पहले ही अच्छे से रेडी होकर वहां पहुंच चुकी होती है। फिर यादव मंदिर में दीप जलाकर पूजा पाठ करने के बाद सोफिया के पास आकर रोमांस करने की कोशिश करता है। और अब इसी रोमांस के दरमियान में सोफिया यादव की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल देती है, जिसके बाद यादव उसकी ये हरकत जानकर सोफिया को बहुत मारने पीटने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है और तभी सोफिया उससे कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए अब आगे जाकर मैं तुम्हें किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तो आखिरकार बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद सोफिया फाइनली यादव को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देती है, जबकि वहीं नीचे गांव के सारे लोग त्योहार मना रहे होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि यादव इतनी ऊपर से नीचे गिरते ही ऑन द स्पॉट मर जाता है और ये चीज नंबोदरी देखकर बहुत दुखी होता है। वो यही सोचने लगता है कि काश मैं यादव को उसके बचपन में ही मार देता, यानी जैसा उसने उस वक्त सोचा था आज वही हो रहा था। उसके मुकद्दर में अपने बेटे का दुख था, आज उसके बेटे का पतन हो चुका था और एक बेटे को खोने का दुख आज उसे विचलित कर रहा था। वो रोते हुए सभी के सामने कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस बीच नंबोदरी समझ जाता है कि यादव को किसने धक्का दिया और फिर यादव के मरने के बाद आखिरकार सोफिया का गुस्सा ठंडा होता है और हम देखते हैं कि उसी वक्त उन्नी सोफिया के पास आकर उसको संभालने लगता है और इस तरह से फाइनली ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, ये मूवी तो यहाँ पर खत्म हो गई, पर मेरा एक सवाल है कि भले ही नंबोदरी ने अपने बेटों का राशिफल देखकर एक बेटे को मारने का डिसीजन लिया, पर वो मार नहीं पाया। पर बेटों के बड़े होने पर जैसे उसने एक बेटे को लाड़ प्यार दिया और उसे बिगाड़ा, तो वहीं दूसरे को अवॉइड किया। तो क्या ये परवरिश का परिणाम था या राशिफल का? इसका जवाब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में दीजिए। बाकी मूवी कैसी लगी वो भी बताइए। साथ ही इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बिना और नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना यहाँ से जाइएगा मत। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।